क्यों देखना चाहिए? क्योंकि असल में हमने ब्राजील के अंदर आपको कारण बताया था कि किस प्रकार से लोकतंत्र को संकट उत्पन्न हो रहा है। कैसा संकट? कि वो जो हारने वाली पार्टी थी उसने मैंडेट मानने से इनकार कर दिया है बोल्सोनारो के नेतृत्व में। वो सेशन मैंने रात को किया है, एक बार जरूर आप देखें, उससे आपके दिमाग में लोकतंत्र के लिए जो भी चैलेंजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए यहां पर क्या हो रहा है, असल में इस समय नेतन्याहू एक ऐसा कानून लाने की घोषणा कर चुके हैं जो कानून सुप्रीम कोर्ट को नीचा कर देगी। नीचा कर देगी का मतलब क्या है, मैं उसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें समझाता हूं। आपको जैसा कि पता है कि देश में कानून बनाने वाली जो संस्था है, जो विधायिका है, वो हमारी संसद है। संसद जब कानून बनाती है और वो सब तरह से संसद को लगता है कि ठीक है, उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड किया जा सकता है। फिर चाहे आपने कितने भी मसले देखे हों, भारत की संसद से बने हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए कि ये मूल अधिकारों को खत्म करती है या कम करते हैं, इस आधार पर आर्टिकल 13 का उपयोग करते हुए कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में डालकर उन कानूनों को, संसद से बने हुए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदला जा चुका है कईयों बार। इस प्रक्रिया को आप जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज जो निकल कर आती है वो क्या है कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो संसद के द्वारा कोई कानून यदि मेजॉरिटी को ध्यान में रखकर बना दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बहुमत के आधार पर बनती है, और बहुमत वाली सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कि अल्पसंख्यकों के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास में अपनी बात कहने का मंच नहीं है, उनकी रखवाली सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के आधार पर करता है। तभी तो भारत के अंदर आर्टिकल 25 सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। हमारे यहां पर जो भी अपने अपने अधिकार हैं उनकी पृथकता की बातें की जाती हैं। यही कारण है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट अपने आप में उतनी ही सुप्रीम है जितनी भारत की संसद है, और इसी प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल को एग्जिस्टेंस में चलती हैं। लेकिन लोकतंत्र गवाह है कि जब जब संसद को सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज मिला है, तब तब संसद ने सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन करने का प्रयास किया है। अधीन करने का प्रयास का अर्थ हुआ कि संसद को यदि यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कानून जाके पलट जाएगा, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को ऐसा काम करने से रोकने का ही क्यों कोई कानून ना बना दें। यही तब हुआ जब भारत ने अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था 1976 के अंदर, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमने कोशिशें ऐसी की थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट की कई ताकतों को बॉक्स में लाकर खड़ा कर दिया था। खैर, फिलहाल कुछ ऐसा ही इजराइल में हो रहा है। इजराइल में यहां की नेतन्याहू सरकार सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए समझिए, या फिर यह समझिए कि उनकी ताकत को कम करने के लिए एक कानून लाना चाहती है। कानून क्या कहता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार हैं, इनके यहां पर भी वो वैसे ही हैं। क्या? कि यदि कभी भी नागरिक अधिकारों को हनन होगा तो कोर्ट उस प्रकार के कानूनों को पलट देगी। लेकिन वर्तमान में यहां पर एक बिल आने की बात हो रही है जिसका नाम है ओवरराइड बिल। यह ओवरराइड बिल अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को छीन लेगा, बल्कि न्याय मंत्री लेनिन चाह रहे हैं कि जजों की नियुक्ति का अधिकार भी सत्ताधारी दल के पास आ जाए। आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत में भी जजों की नियुक्ति के लिए पहले एनजेएसी एक्ट लाया गया था, लेकिन वो बाद में हटा दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं करते हैं और वो राष्ट्रपति को अपना नाम रिकमेंड करके भेजते हैं। यहां पर भी क्या प्रयास हो रहा है? यहां की संसद भी सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन लाने का प्रयास कर रही है, जजों की नियुक्ति स्वयं करके और सुप्रीम कोर्ट के पास जो प्रदत्त अधिकार है उसे छीन करके। यही कारण है कि जो जस्टिस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना प्लान जैसे ही निकाला, लोग सड़कों पर उतर करके चले आए। और ऐसी स्थिति में लोगों का मानना है कि आने वाले समय में जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी वो तो अपनी बातें मनवा लेगी, लेकिन जो माइनॉरिटी में, क्योंकि इजराइल के अंदर कभी भी जो नेसेट यानी जो इनकी संसद है वो कभी ऐसे नहीं बनती कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाए। मतलब संगठन की सरकार बनकर के आती है। तो यहां पर जो डर लग रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें, मतलब दक्षिणपंथी दलों के साथ में सरकार जो बनी हुई है वो अपने बातों को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कानून बनवाए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के जजेस की नियुक्ति हो, ताकि नेतन्याहू या फिर किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर चलने वाले जो भी मतलब जो केस हैं वो डाउन कर दिए जाएं। फिर आप पूछेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जब यहां पर चीजें हो रही हैं, इसकी अर्जेंसी क्या आ गई अचानक?
असल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मंत्री की नियुक्ति को लेकर के बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट संभव है कि उस मंत्री की नियुक्ति को गलत प्रूव कर दे, गलत डिक्लेयर कर दे। यदि ऐसा होता है तो सरकार की मंशा है कि वो बिल पहले ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पुनः अपने व्यक्ति को पद पर बिठाने का प्रयास करेगी। अभी इजराइल में प्रधानमंत्री को बने हुए 15 के करीब ही दिन हुए हैं, लेकिन लोग अभी से सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसी स्थिति में हजारों लोगों के द्वारा शनिवार रविवार के दौरान सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस ओवरराइड बिल को लाने का प्रयास किया जाए, ऐसा कहा गया। फिर आप पूछेंगे इससे इजराइल फिलिस्तीन का क्या कनेक्शन है। असल में जो प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा जो फ्लैग लिए गए थे, उन फ्लैग्स में फिलिस्तीन का फ्लैग भी यूज किया गया था। यानी इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग अरब मूल के भी हैं। अर्थात इजराइल में वैसे तो यहूदी देश है, जियोनिस्ट देश है, लेकिन वहां पर मुस्लिम आबादी भी रहती है और उस जगह पर लोगों के द्वारा, अरब मूल के लोगों के द्वारा फिलिस्तीन के झंडे भी उठाए गए विरोध में। ऐसी स्थिति में सरकार ने हाल ही में एक आदेश देते हुए यह कहा है कि यदि किसी ने भी फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लिया तो फिर खैर नहीं होगी। इससे संभव है कि फिलिस्तीन के विषय पर इजराइल और फिलिस्तीन फिर से झगड़ पड़े। इसके साथ साथ ही अल्पसंख्यकों का क्या मसला है मैं वो भी बताता हूं। हाल ही में नेतन्याहू सरकार जब बनी है तो उन्होंने जिनके साथ कोएलिशन करके सरकार बनाई है वो फार राइट विंग प्रकार के माने जाते हैं, यानी एकदम कट्टर प्रकार के माने जाते हैं, यहूदी कट्टर विचारधारा के लोग माने जाते हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं जिसके चलते यदि कोई भी डॉक्टर या प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी सरकारी संस्था किसी को नौकरी पर रखे तो वो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से है तो भी उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यानी उनको ना देखने की अगर उनके मन में हो कि मैं नहीं देखना चाहता, कोई बात नहीं, आप मत देखिए। यानी एक प्रकार से अपने देश में एक धर्म को और एलजीबीटी की कम्युनिटी को साइडलाइन करने के लिए इजराइल में यह कानून लाया जा रहा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के चलते यहां पर अल्पसंख्यक भी जो अरब मूल के हैं और एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी सब मिलकर एक साथ भीड़ बनाकर सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ कानून आ रहा है। यहां की सरकार का जो सिस्टम है मैंने वो आपको बता दिया। ऐसी स्थिति में पुलिस को आदेश दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति फिलिस्तीन का फ्लैग पब्लिक प्लेस पर यूज करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां पर ये वो मंत्री हैं जिनका नाम है इतमार बेन गिवीर। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के, यहूदी कट्टरपंथी विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा पुलिस को यह पावर दिया गया है कि आप जहां देखें वहां पर लोगों को उठा करके जेल में डाल दें। ठीक है, चलिए अब सवाल बनता है कि इन दोनों के बीच असल में विवाद क्या है, किसके, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद क्या है। हालांकि हम कई बार इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इजराइल पैलेस्टाइन विवाद आप चाहें तो अंकित अवस्थी नाम सर्च मार के मिल जाएगा, फिर भी ब्रीफ में जान लीजिए। 1948 में अंग्रेजों ने एक बेलफोर कंसेप्ट दिया था। बेलफोर कंसेप्ट का अर्थ यह था कि फिलिस्तीन को दो भागों में तोड़ा जाएगा और 14 मई 1948 को फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल नामक एक नया देश बना दिया गया, जिसमें से फिलिस्तीन की 44% जो भूमि है वो इजराइल को दे दी गई, 48% भूमि फिलिस्तीन को दे दी गई और जो शेष बची हुई 8% जमीन थी वो यूएन ने अपने पास रखते हुए यरूशलेम को दे दी, क्योंकि यरूशलेम में तीनों धर्म, चाहे फिर वो यहूदी हो, चाहे फिर वो ईसाई हो या फिर वो मुस्लिम हो, तीनों धर्म अपना अपना कनेक्शन ढूंढते हैं। यहूदी मानते हैं कि यरूशलेम से ही यहूदियों का उदय हुआ है। जो ईसाई हैं वो ये मानते हैं कि जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म यहां हुआ है। और यहां पर मुस्लिमों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जो मस्जिद है अल अक्सा, वो भी यहां पर स्थित है। तो तीनों यहां पर प्राइम डेस्टिनेशंस यरूशलेम में स्थित हैं। यही कारण है कि इसको लेकर इतिहास में भी काफी युद्ध हुए हैं जिन्हें हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। फिलहाल के लिए साथियों यहां पर जो विवाद है वो कैसे आगे बढ़ा, उसकी ब्रीफ स्टोरी कुछ यूं है कि जब यूनाइटेड नेशन ने यह डिक्लेयर किया उसके बाद में इजराइल के बनने को अरब वर्ल्ड ने स्वीकार नहीं किया। 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया और 1948 में हुए इस हमले के अंदर अरब देशों को हारना पड़ा। इजराइल ने रही कुछ जमीन और जो थी वो फिलिस्तीन से छीन ली। फिलहाल एक प्रकार से जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है अब वही केवल इनके पास, फिलिस्तीन के पास बच गए हैं और इजराइल के पास में अब बड़ा हिस्सा चला गया है। ये इसके बाद का भाव है। उसके बाद में 1948, 56, 67, 73, 82 में काफी सारे कन्फ्लिक्ट हुए और उसके बाद में वर्तमान इजराइल का स्वरूप निकल करके आया है।
यरूशलेम को चूंकि तीनों ही धर्म चाहते हैं, इसलिए यहां पर लेकर के विवाद रहता है। भारत का किसके साथ क्या पक्ष है? भारत इजराइल को मान्यता दे चुका है। भारत ने इजराइल को 15 सितंबर 1950 को मान्यता दे दी थी। भारत की तरफ से तेल अवीव में एम्बेसी खोली गई थी। 2000 के अंदर होम मिनिस्टर अडवाणी जी जो है वो यहां जाके आए थे। 2017 में मोदी जी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार यहां की यात्रा हुई थी। इतना ही नहीं, जब ये यहां गए थे तो ये फिलिस्तीन की यात्रा पर नहीं गए थे, और फिलिस्तीन जो है वो भी भारत का अच्छा दोस्त है, और भारत